नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद से जितने भी शासक थे उत्तरवर्ती मुगल काल के, उनके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको कृपया करके आप देख लीजिए, जिससे कि समझने में आपको आसानी होगी। ये वैसे तो मेंस परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट भी शामिल किए हैं मैंने, तो वे फैक्ट प्री में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के क्या प्रमुख कारण थे। तो यदि आपने पहले देखा है या कहीं पे पढ़ा है शासकों के बारे में, तो आपने देखा होगा औरंगजेब के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 को, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से कोई भी योग्य शासक मुगल शासन में नहीं रह जाता है। तो अयोग्य शासकों का होना सबसे महत्वपूर्ण कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। जब अयोग्य शासन केंद्र में रहेगा या अयोग्य शासक राज्य करेंगे, केंद्र पर शासन करेंगे, तो राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, जिससे कि देश छिन्न भिन्न की स्थिति में आ जाएगा। उसी प्रकार अनेक कारण थे, विदेशी आक्रमण भी थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे। तो चलिए विस्तार से उनको देखते हैं क्या क्या कारण थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, जो पहला कारण था, वो विदेशी आक्रमण थे। विदेशी आक्रमण में भी जो पहला आक्रमण था वो था नादिर शाह का आक्रमण। अब चूंकि नादिर शाह आक्रमण कर रहा है भारत पर, तो थोड़ी सी जानकारी नादिर शाह के बारे में ले लेते हैं। नादिर शाह खुरसान का निवासी था और प्रतिभा का इतना धनी था कि एक गडरिये से एक शासक बनता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके जन्म के बारे में। और इसे एक उपाधि दी जाती है ईरान का नेपोलियन। इसको क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ईरान के नेपोलियन किसको कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1688 में खुरसान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1688 में खुरसान में हुआ था। और 1736 में ये शासक बनता है। कितने में? 1736 में शासक बनता है खुरसान का, और एक गडरिये से शासक बनता है। तो देखिए आप ये कितना प्रतिभाशाली और अपनी प्रतिभा का धनी होगा कि एक गडरिये से एक शासक बन रहा है। आगे देखते हैं, भारत पर आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? भारत पर उसने आक्रमण क्यों किया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुगल काल में जो पहले आप मुगल शासन के बारे में बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय से ही जो राजनीतिक संबंध थे, जो राजदूतों को भेजने का आदान प्रदान की प्रक्रिया एक होती है देशों में, वो प्रक्रिया चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही नादिर शाह शासक बनता है खुरसान का, तो जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उन्होंने राजदूतों के आदान प्रदान को बंद कर दिया। तो सबसे जो तत्कालिक कारण था वो यही था कि मुगलों द्वारा फारस के साथ राजनीतिक संबंधों का विच्छेद। नादिर शाह ने एक बार अपने राजदूत को भेजा भी था। किस लिए भेजा था? कि वो अफगानों की सहायता ना करें मोहम्मद शाह के दरबार में एक राजदूत को भेजता है नादिर शाह कि आप अफगानों की सहायता ना करें। लेकिन मोहम्मद शाह ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी अपना कोई राजदूत फारस में या खुरसान में भेजा नादिर शाह के दरबार में। तो तात्कालिक कारण यदि आपसे पूछा जाए कि नादिर शाह के आक्रमण का भारत पर तात्कालिक कारण क्या था, तो वो मुगलों द्वारा फारस के साथ राजनीतिक संबंधों का विच्छेद था। अब देखते हैं 11 जून 1738 को कहाँ पर आक्रमण करता है नादिर शाह? गजनी पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। 11 जून 1738 को गजनी पर आक्रमण करके गजनी को जीत लेता है। 29 जून 1738 को काबुल पर आक्रमण करता है। वहाँ का जो सरदार था नासिर खां, उसने उसके सामने घुटने टेक दिए नादिर शाह के सामने और उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से 29 जून 1738 को काबुल पर भी नादिर शाह का कब्जा हो जाता है। अब आता है भारत मतलब दिल्ली की बारी। तो दिल्ली के पास हरियाणा आपने सुना होगा। हरियाणा में एक स्थान है करनाल। कौन सा स्थान है? करनाल स्थान है। तो 24 फरवरी 1739 को होता है करनाल का युद्ध। किस किस के बीच होता है? नादिर शाह और उत्तरवर्ती जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह। उस समय कौन था?
मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध होता है और ये युद्ध मात्र 3 घंटे में समाप्त हो जाता है। मतलब मोहम्मद शाह की इतनी स्थिति कमज़ोर थी कि मात्र 3 घंटे में अपने घुटने टेक देता है। इस प्रकार से मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है और मोहम्मद शाह का एक वीर सैनिक मीर बख्शी को मैं आपको बता दूं, मीर बख्शी किसे कहते थे। तो मीर बख्शी मुगल काल में सेनापति को कहते थे। तो इनका एक बहादुर मीर बख्शी खाने दौरा मारा जाता है। कौन था उस समय पर खाने दौरा, ये पूछा जाता है। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह का सेनापति कौन था, तो खाने दौरा था। तो वो मारा जाता है इस युद्ध में। इस प्रकार नादिर शाह विजयी होता है, मोहम्मद शाह परास्त हो जाता है। 3 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाता है और जैसे तैसे करके 3 घंटे बाद निजामुल मुल्क को आप पीछे पड़ चुके हैं। निजामुल मुल्क ने मध्यस्थता करके मोहम्मद शाह की जान बचाई और किस शर्त पर जान बचाई, मोहम्मद शाह ने 50 लाख देना स्वीकार किया। किसको, नादिर शाह को। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता से ये युद्ध समाप्त हो जाता है और मोहम्मद शाह ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया नादिर शाह को। लेकिन यहीं पर स्थिति समाप्त नहीं हो जाती है। अब आपने देखा कि एक तो उसका सेनापति मारा जा चुका है, महत्वपूर्ण, ठीक। तो उसके बाद सेनापति कौन बनता है पहले ये देख लेते हैं। तो मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया। मीर बख्शी मतलब सेनापति बना दिया। तो क्योंकि निजामुल मुल्क ने क्यों प्रसन्न हुआ निजामुल मुल्क से मोहम्मद शाह, क्योंकि उसने मध्यस्थता करा के उसकी जान बचाई। तो मोहम्मद शाह ने उसका इनाम निजामुल मुल्क को ये दिया कि उसको मीर बख्शी बना दिया। लेकिन जैसे ही मीर बख्शी निजामुल मुल्क बना तो अवध के नवाब थे सादत खां। कौन थे, अवध के नवाब सादत खां थे। वो भी मीर बख्शी बनना चाहते थे। अवध के नवाब भी मीर बख्शी यानी कि सेनापति बनना चाहते थे। तो वो उसका परिणाम ये होता है जब निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा, कि वो नादिर शाह से जाकर मिल जाता है। किससे मिल जाता है, नादिर शाह से जाकर मिल जाता है और उसको प्रस्ताव देता है कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो आप 50 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कितने, अभी तो उसे 50 लाख मिले थे, तो उसने लालच दिया कि आप 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आपको 20 करोड़ रुपए वहाँ से मिल सकते हैं यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें। तो ऐसा मौका कौन नहीं बनाएगा। प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है नादिर शाह के द्वारा और दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया जाता है। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह ने अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच एक अफवाह फैल जाती है दिल्ली में। अफवाह क्या फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। दिल्ली में अफवाह फैल जाती है जब 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का अधिकार हो जाता है तो दिल्ली में अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। तो इस अफवाह को सुनकर नगरवासी नगर विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नगर विद्रोह करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि नादिर शाह के 700 सैनिक मारे जाते हैं। नादिर शाह के 700 सैनिकों का वध आम जनता के द्वारा कर दिया जाता है। इससे क्रोधित होकर नादिर शाह कत्ले आम की आज्ञा दे देता है। नादिर शाह क्रोधित होकर कत्ले आम की आज्ञा दे देता है दोस्तों, और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। करीब 30,000 आम नागरिक इस कत्लेआम में मारे जाते हैं। अंततः मोहम्मद शाह को माफ़ी मांगनी पड़ती है, गुजारिश करनी पड़ती है और क्षमा याचना करके इस आज्ञा पर रोक लगवाता है मोहम्मद शाह। तो रोक लगवाने के पश्चात 15 मई 1739 को नादिर शाह दिल्ली से वापस चला जाता है। इस बीच आपने देखा करीब 57 दिनों के लिए, लगभग 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो जाता है। नादिर शाह का इतना भयावह ये आक्रमण था कि 57 दिनों के लिए मुगल शासन का बिल्कुल पूरी तरीके से लोप हो जाता है। और एक हेग इतिहासकार हैं, उनके अनुसार तो ये इतने भयावह हो जाते हैं मोहम्मद शाह और उनके जो दरबारी रहते हैं, जो मंत्री लोग रहते हैं, कि बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहते हैं नादिर शाह के जाने के बाद भी। ठीक, ये जब जाता है तो क्या क्या लेकर जाता है, देखिए कितनी खुली लूट नादिर शाह ने मचाई। 30 करोड़ रुपया, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, मुगल शासकों की शान कहा जाने वाला मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था,
कोहिनूर हीरे को मैं आपको विस्तार से अभी बताने वाला हूँ। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, 10,000 ऊँट, 100 हाथी, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 200 बढ़ई, 100 संगतरास मोहम्मद शाह द्वारा तैयार हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि, ये सभी को अपने साथ ले जाता है नादिर शाह। कहाँ ले जाता है? फारस ले जाता है। ठीक, अब कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि कोहिनूर हीरे के बारे में जानने के लिए आप लोगों की उत्सुकता मैं समझ सकता हूँ। कोहिनूर हीरा अपने आप में प्रसिद्ध रहा है, हमने हिंदी फिल्मों में भी इसके बारे में खूब सुना है। तो देखते हैं कोहिनूर हीरे का क्या इतिहास रहा है। तो कोहिनूर हीरा जो कि आपने देखा कि मुग़ल शासकों की शोभा बढ़ाता था, तो हुमायूं के बाद मुग़ल शासकों की शोभा बढ़ाता था कोहिनूर हीरा। हुमायूं के बाद किसके पास था ये? अब नादिर शाह के पास चला जाता है। हुमायूं के बाद किसके पास चला जाता है? क्योंकि अभी तो ये मोहम्मद शाह के पास था, तो उसके पास से, क्योंकि नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया है, मयूर सिंहासन को भी ले जाता है, तो कोहिनूर हीरे को कौन ले जाता है? नादिर शाह ले जाता है। नादिर शाह के बाद, इसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली, जो कि इसके बाद आप पढ़ेंगे, अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 7 बार आक्रमण करता है। तो इसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास कोहिनूर हीरा चला जाता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद शाह सूजा, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, उसके पास चला जाता है। और शाह सूजा महाराजा रणजीत सिंह को 1831 में महाराजा रणजीत सिंह को भेंट में दे देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके पुत्र दिलीप सिंह के पास ये चला जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के बाद किसी के पास जाता है? उनके बेटे महाराजा दिलीप सिंह के पास ये हीरा चला जाता है। 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध होता है। किससे? महाराजा दिलीप सिंह से। किसका होता है? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी विजित होते हैं और लॉर्ड डलहौजी को क्या प्राप्त हो जाता है? कोहिनूर प्राप्त हो जाता है। कोहिनूर का हीरा लॉर्ड डलहौजी के पास चला जाता है और लॉर्ड डलहौजी उसे उपहार स्वरूप जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको भेंट में दे देते हैं। तो अंत में कहाँ पर है कोहिनूर हीरा? ब्रिटेन की महारानी के पास कोहिनूर हीरा है और कहा जाता है कि उनके मुकुट में आज भी वो विराजमान है। और क्या क्या इस युद्ध के बाद निर्धारित किया जाता है देख लेते हैं। तो जो कश्मीर व सिंध के पश्चिम प्रदेश थे वो भी नादिर शाह के साम्राज्य में शामिल कर लिए जाते हैं। थट्टा प्रांत व बंदरगाह, ये घट्टा नहीं है, थट्टा है, तो थट्टा प्रांत व बंदरगाह भी उसी के क्षेत्र में शामिल कर लिए जाते हैं। पंजाब के गवर्नर ने 20 लाख प्रतिवर्ष देने का वचन दिया नादिर शाह को। और मोहम्मद शाह की पुत्री की शादी नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दी जाती है। कौन था? मोहम्मद शाह की पुत्री की शादी नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह से। किससे? नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दी जाती है। अगला आक्रमण देखते हैं। ये इसी के बारे में थोड़ा सा देखें। ये सबसे घातक आक्रमण सिद्ध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे घातक आक्रमण था। और इसके बारे में मैंने बताया कि हेग ने कहा था, हेग एक इतिहासकार हैं, हेग के शब्दों में नादिर शाह के आक्रमण से मोहम्मद शाह और उसके दरबारी पर इतना भीषण आघात लगा कि वे उसके दिल्ली से जाने के बाद मूर्छित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ से रह गए। ठीक, अब पढ़ते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में देखते हैं। नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह अब्दाली शासक बनता है और इसे दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती से भी नवाजा जाता है। तो मैंने बताया था नादिर शाह की उपाधि क्या थी? ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को क्या कहते थे? ईरान का नेपोलियन कहते थे। और अहमद शाह अब्दाली को क्या कहते हैं? दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती। इनकी उपाधि आप ध्यान रखेंगे दोनों की। अहमद शाह अब्दाली की उपाधि है दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती। इसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण देखते हैं। पहला आक्रमण पंजाब पर किया लेकिन असफल रह जाता है। और अंतिम आक्रमण भी सिखों पर करता है 1767 में, लेकिन सिखों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाता है। सिखों पर पूर्ण रूप से विजय हासिल नहीं कर पाता है। और इसका एक 5वां आक्रमण और आप याद रखेंगे। 5वां आक्रमण जो कि
पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, फेमस। 14 जनवरी 1761 इसकी सीधी डेट आपसे एग्जाम में पूछी ली जाती है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा जाता है। और किसके मध्य लड़ा जाता है? देखिए, उस समय पर मुगल शासन था, हालांकि नाम मात्र के लिए था, लेकिन था मुगल शासन ही। लेकिन युद्ध किसके बीच हो रहा है? एक विदेशी शक्ति और मराठाओं के मध्य। विदेशी शक्ति मतलब अहमद शाह अब्दाली, और मराठाओं के मध्य होता है। मराठे इसमें परास्त हो जाते हैं और मुगल चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आप ध्यान रखेंगे 14 जनवरी 1761। जो दूसरा कारण था वो राज दरबार की दलबंदियां थी। मैंने आपको बताया था कि राज दरबार बहादुर शाह प्रथम के समय से ही, जो कि औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम मुअज्जम था, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ वो सिंहासन पर बैठा था। तो उसी के समय से राज दरबार में दलबंदियां शुरू हो जाती हैं, दल बनने शुरू हो जाते हैं, और 4 प्रमुख दलों में राज दरबार बढ़ जाता है। 4 प्रमुख दरबार मैंने आपको बताए थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इन गुटों का एकमात्र उद्देश्य था कि अपना समर्थित राजा को सिंहासन पर बैठाया जाए, और उसका नुकसान ये हुआ मुगल शासन को कि कोई भी योग्य शासक सिंहासन पर नहीं बैठ सका। ये मात्र अपने स्वार्थ के लिए अपने समर्थित राजा को सिंहासन पर बैठाते थे। इस प्रकार से राज दरबार की दलबंदियां भी मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का सरदारों का नैतिक पतन। देखिए, जो पुराने मुगल शासक थे वो अकबर थे, चाहे जहांगीर, चाहे शाहजहां, उन्होंने जो सरदार थे उनकी सहायता से साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन अब सिस्टम उल्टा था, सरदारों की कठपुतली बन चुके थे मुगल शासक। मतलब सरदार या अमीर जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे। आपने देखा भी कि फर्रुखसियार से लेकर फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, ये कुछ ऐसे शासक थे जिनको सैयद बंधुओं ने सीधे सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, और ये जो सैयद बंधु थे या अन्य भी अमीर थे या अन्य सरदार थे, इनका मकसद सही राजा को कुर्सी पर बैठाना नहीं था, बल्कि ये अपने स्वार्थ के लिए जो भी इनका समर्थित राजा होता था उसको गद्दी पर बैठाते थे। इस प्रकार से सरदारों का नैतिक पतन बिल्कुल अपने चरम पर था, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। इसके बारे में डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुगल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। अगला कारण देखते हैं। अगला कारण था मराठा शक्ति का उदय। आपने देखा कि मराठे दिल्ली के सिंहासन तक चढ़ पहुंचे थे, तो मराठा शक्ति भी, मराठे अपना विस्तार करना चाहते थे। छापामार पद्धति से बार बार मुगल सेनाओं को पराजित कर देते थे, ठीक, और छुप कर बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से मराठाओं ने आंतरिक शक्ति को, मुगलों की आंतरिक शक्ति को बहुत ही छीन कर दिया, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। अगला जो कारण है वो है सैनिक दुर्बलता। इसके बारे में 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक विलियम अर्विन की द आर्मी ऑफ द इंडियंस मुगल्स, द आर्मी ऑफ द इंडियंस मुगल्स, और जो दूसरी पुस्तक है वो डॉक्टर सतीश चंद्रा की पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। डॉक्टर सतीश चंद्रा के अनुसार मनसबदारी और जागीरदारी के कारण सैनिक, जो उनकी सेना थी वो बहुत ही दुर्बल थी। क्यों थी दुर्बल? देखिए, सेना अगर सही मायने में देखा जाए तो मुगलों के पास सेना थी ही नहीं, क्योंकि मुगल अस्थायी सेना रखते थे। अस्थायी का मतलब उनके यहाँ पर आपने देखा था कि मनसबदारी पद्धति लागू थी। तो मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत सैनिक का सीधा संबंध राजा से नहीं था, बल्कि मनसबदार से था। अब आप जानते हैं कि जो वेतन देगा व्यक्ति उसी के प्रति वफादार होगा, उसी की आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि वेतन सैनिकों को कौन दे रहा है? मनसबदार दे रहा है, न कि राजा दे रहा है। ठीक, राजा किसको देता था? पद और वेतन किसको देता था? मनसबदार को देता था। और मनसबदार घोड़े और सवार रखते थे, और सीधा संबंध सैनिकों का किससे था? मनसबदार से था। और ये मनसबदार समय पड़ने पर धोखा देने से भी राजा को नहीं चूकते थे। मतलब जब सेना की आवश्यकता होती थी तो ये पीछे हट जाते थे। तो इस प्रकार से अस्थायी सेना होने की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सैनिक दुर्बलता भी। अगला देखते हैं धार्मिक कारण। औरंगजेब ने बिल्कुल धार्मिक नीति की
एक पराकाष्ठा को पार कर दिया था। मतलब हिंदू विरोधी उसकी सोच थी, जिससे कि मराठा और हिंदू, सिख, ये सारे धर्मावलंबी लोग जो है पीड़ित थे और उसका खामियाजा उत्तरवर्ती मुगल शासकों को भुगतना पड़ता है। और ये धार्मिक कारण औरंगजेब की धर्म विरोधी नीति मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। मैंने आपको बताया था कि अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय की स्थिति ये आ जाती है कि अहमद शाह को तो जो थोड़ी बहुत सेना थी उसको वेतन देने के लिए मुगल दरबार के बर्तन तक बेचने पड़ते हैं, ठीक। और आर्थिक कारणों के विषय में प्रोफेसर इरफान हबीब की एक पुस्तक है, दी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इसको आप देख लेंगे। और इसमें इन्होंने बताया है कि आर्थिक संकट और कृषि संकट के बारे में इन्होंने बताया था, क्योंकि उस समय पे कृषि में लगान की दर बहुत ज़्यादा होती थी और सैनिकों को भी आपने देखा था कि मनसबदारों को खेती दे दी जाती थी, नगद वेतन दिया नहीं जाता था, जिससे वे मनमाना वसूल किसानों से वसूलते थे। किसानों की भी स्थिति खराब हो चुकी थी, कृषि पर भी संकट था। जो अगला कारण था वो था राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। यदि आपने सारे मुगल शासकों के बारे में पिछले 2 वीडियो में विस्तार से पढ़ा होगा तो कहीं पर भी राष्ट्रीयता की भावना आपको देखने को नहीं मिलेगी। निजी स्वार्थ के लिए जो दलबंदी बनी हुई थी मुगल दरबार में, वही हावी होती दिखती है। कहीं पर भी ना ही किसी राज्य में और ना ही केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना भी एक अहम भूमिका निभाती है मुगल साम्राज्य के पतन में, क्योंकि देखिए केंद्र में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था और जब केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार आप आगे आप पढ़ेंगे भी, इससे अगला टॉपिक वो स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में ही है, वो यहीं से प्रारंभ होगा, लिंक इसका यहीं से है, उसकी कड़ी यहीं से जुड़ेगी, ठीक। तो राष्ट्रीयता की भावना के अभाव के बारे में डॉक्टर बिपिन चंद्रा का मत है कि उत्तर मुगल काल में भारतीयों में राजनीतिक राष्ट्रीयता का अभाव था। तो दोस्तों इन सभी कारणों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों के उदय की कड़ियाँ यहीं से जुड़ी हुई हैं। आप एक क्रम में पढ़ेंगे तो एक दूसरे चैप्टर को रिलेट करके जोड़ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।